हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है पश्चिमी तटीय मैदान। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद तटीय मैदान जो है कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पश्चिमी तटीय मैदान, यानी कि आज जो है हम लोग बहुत ही विधिवत तरीके से पश्चिमी तटीय मैदान को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करेंगे तो आपको पता है कि इस तरह से जो हमारा भारत का मैप है ना, तो इधर जो है अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो आज जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है वो आपको पता है कि इस साइड जो है पश्चिमी तटीय मैदान है ना, जो कि कच्छ गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो यहाँ से यानी कि गुजरात के कच्छ से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। क्लियर है? तो अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे तो कहां कहां हो जाएगा? कच्छ गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक स्थित है ना। उसके बाद अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका 1400 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1400 किलोमीटर, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान का लंबाई कितना है? तो 1400 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी औसत चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर है। कितना है? 10 से 25 किलोमीटर, यानी कि जो यह पश्चिमी तटीय मैदान है तो वह कहीं पे जो है पतला है, कहीं पे चौड़ा है, कहीं पे अत्यधिक चौड़ा है। तो ये औसत अगर हम उसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से 25 किलोमीटर। लेकिन सर्वाधिक चौड़ाई जो है वह है आपका नर्मदा एवं तापी नदियों के मुहाने पे, यानी कि नर्मदा और तापी नदी जो है अरब सागर में आकर के गिरती है, यानी कि उसका मुहाना जो है अरब सागर के पास होगा। तो पश्चिमी तटीय मैदान का जो है सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे है? तो नर्मदा और तापी के मुहाने पर। अगर हम किलोमीटर की बात करेंगे कि कितना किलोमीटर है, तो वह हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हम लोग नदी तंत्र में पढ़े थे कि जब नदियां जब आती है तो अपने साथ बहुत सारे अपरदित पदार्थों को लेकर के आती है, निक्षेपों को लेकर आती है। उससे क्या होता है? मैदान का निर्माण होता है। क्लियर है? तो सर्वाधिक चौड़ाई कहां पे हो जाएगा? नर्मदा एवं तापी के मुहाने पर, जो कि 80 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद एक और बात का चर्चा हम बार बार करते आ रहे हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो किस चीज का निर्माण करती है? तो वह हो जाएगा आपका एस्चुअरी का, यानी कि नदमुख का। उसको हिंदी में एस्चुअरी को नदमुख कहते हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है किसका निर्माण करती है? तो डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर है? तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा ना बनाकर एस्चुअरी यानी कि नदमुख का निर्माण करती है, क्योंकि अरब सागर में गिरने वाली नदियों का वेग तेज होता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है वह बहुत ही कम दूरी तय करती है, यानी कि तुरंत निकली, तुरंत समुद्र के पास आकर के मिल गई, समुद्र में आकर के मिल गई। इसलिए उनका क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है वह कम होता है। इस वजह से जो है वह डेल्टा नहीं बना पाती। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है वह काफी लंबी दूरी तय करके आती है। इसके वजह से जो क्या होता है कि मुहाने तक पहुंचते पहुंचते, बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते जो है नदी का जो है वेग काफी कम हो जाता है और वे जो है डेल्टा का निर्माण करना शुरू कर देती है। दोनों तरफ जो है मिट्टी हटाना, मिट्टी साइड करना जो है शुरू कर देती है। क्लियर है? उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वह है उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है उसका अगर हम विभाजन करते हैं तो कितने भागों में करेंगे? तो 4 भागों में करेंगे। कौन कौन से वो 4 भाग हो जाते हैं भाई? तो हो जाएगा पहला गुजरात का तटीय मैदान, दूसरा जो होगा कोंकण तट, तीसरा जो होगा कन्नड़ तट और चौथा जो होगा मालाबार तट। कौन हो जाएगा? मालाबार तट। कौन कौन? गुजरात का तटीय मैदान, उसके बाद कोंकण तट, फिर कंकड़ तट, कंकड़ तट, उसके बाद मालाबार
तट। क्लियर है? तो आइए इनका विशेषता कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो जो गुजरात का तटीय मैदान है वह गुजरात के कच्छ के रण से काठियावाड़ तक कच्छ के रण का मैदान कहलाता है और समुद्री निक्षेपों में उमजन से बना। मतलब जो गुजरात का कच्छ का रण है वहां से लेकर के और काठियावाड़ तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो गुजरात का तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुजरात के तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण समुद्री निक्षेपों में उमजन से बना है, यानी कि समुद्री निक्षेप के द्वारा होता है। दूसरा जो था हमारा है कोंकण तट। कौन है? कोंकण तट। कोंकण तट की बात करेंगे तो उत्तर में दमन से गोवा तक, यानी कि उत्तर में जो है दमन से लेकर के गोवा तक का जो क्षेत्र आता है उसको हम लोग किस तट के नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है हमारा वो है कन्नड़ तट, यानी कि कन्नड़ तट की बात करेंगे क्षेत्र का तो उत्तर में गोवा से दक्षिण में मंगलौर तक। कौन सा हो जाएगा? उत्तर में गोवा से दक्षिण में मंगलौर तक। और चौथा और आखिरी जो है हमारा वो है मालाबार तट। मालाबार तट का क्षेत्र हो जाएगा मंगलौर, यानी कि मंगलौर जो है केरल में पड़ता है, मंगलौर केरल से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ठीक है? तो आइए इसको हम लोग मैप के द्वारा देख लेते हैं। तो जैसे ऊपर में सबसे पहले था गुजरात का तटीय मैदान, यानी कि गुजरात का मैदान। उसके बाद देखिए यहाँ पे दमन से गोवा तक जो है कौन सा आ गया? कोंकण तट। कौन तट हो जाएगा? कोंकण तट हो जाएगा। क्लियर है? और बीच में आपका महाराष्ट्र भी आ जाता है क्योंकि समुद्र से सटा हुआ है ना। तो दमन से गोवा कौन हो जाएगा? कोंकण तट। फिर गोवा जो है यहाँ पे उत्तर में पड़ जाएगा, है ना। सब एक दूसरे के उत्तर में पड़ते जाएंगे। ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा? उत्तर में पड़ता जाएगा। इसका उत्तर उसके लिए, उसका दक्षिण उसके लिए उत्तर बन जाएगा। क्लियर है? ये बात का ध्यान देना है। जैसे ये गोवा जो है दक्षिण हो गया लेकिन कन्नड़ के लिए वह उत्तर हो जाएगा। ठीक है? फिर मंगलौर यहाँ पे दक्षिण हो गया, फिर लेकिन मालाबार के लिए वह उत्तर बन जाएगा। क्लियर है? तो गोवा से अगर हम मंगलौर तक की बात करेंगे, गोवा से दक्षिण में मंगलौर तक, तो वह हो जाएगा कन्नड़ तट, या इसको हम लोग कर्नाटक तट के नाम से भी जानते हैं। और इसी मंगलौर के पास जो है एक घाटी है, वह है नेत्रावती घाटी। कौन सी घाटी है? नेत्रावती घाटी है। क्लियर है? और जो लास्ट जो है हमारा वह है मंगलौर से कन्याकुमारी तक, यानी कि उत्तर में मंगलौर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, वह कहलाता है मालाबार तट। क्या कहलाता है? मालाबार तट। ठीक है? अब हमारा अगला जो पॉइंट है वह है पश्चिमी तट पर कुछ पस जल पाए जाते हैं जिन्हें केरल में कयाल के नाम से जानते हैं। और कयाल क्या है भाई? तो एक प्रकार का लैगून झील है। अभी हम बताएंगे कि लैगून झील का निर्माण कैसे होता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है भाई? यानी कि लैगून झील को जो है हम लोग केरल में किस नाम से जानते हैं? कयाल के नाम से जानते हैं। और इसका जो उपयोग कैसे होता है? तो मछली पकड़ने में, मछली पालने में, और नौका प्रतियोगिता वगैरह होता है तो उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है? कयाल का। ठीक है? अगर हम इसका एग्जांपल की बात करेंगे तो वह हो जाएगा अस्तामुड़ी तथा बेम्बनाथ झील, जो कि बेम्बनाथ झील के पास ही कोची बंदरगाह स्थित है। कौन सा है? बेम्बनाथ झील में ही कोची बंदरगाह है। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं लैगून झील का निर्माण कैसे होता है। तो अगर हम बात करें लैगून झील का, तो लैगून झील का निर्माण वही होगा जहां पे समुद्र होगा, यानी कि अगर समुद्र नहीं है तो लैगून झील का निर्माण नहीं हो सकता है। तो अब देखिए कैसे समुद्र के पास जो लैगून झील का निर्माण होता है ना। तो अगर हम बात करते हैं, यह जो है क्षेत्र क्या है? मैदानी क्षेत्र है। क्या है? मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है अरब सागर स्थित है या कोई भी समुद्र है। ठीक है? तो अब यह समुद्र जो है धीरे धीरे समुद्र का जो पानी है वह उसको छेद करके इसमें एंट्री कर जाएगा, घुस जाएगा। क्या होगा? धीरे धीरे इसको छेद करके एकदम हल्का सा पतला रास्ता जो है खुद समुद्र का जल जो है बना देगा, और वह आगे चलकर पानी जो है भरते जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे इसको मिटाकर फ्रेश बनाते हैं, तो जैसे अगर यह मान के चलिए कोई स्थल वाला क्षेत्र है तो और इधर पूरा समुद्र है, तो जो समुद्र का पानी है वो धीरे से कहीं से एक जगह से एंट्री करेगा, और जब एंट्री करेगा तो पानी जो है इधर भी आ जाएगा। तो यह वाला जो क्षेत्र कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा? लैगून झील का निर्माण हो जाएगा। इसी को हम लोग लैगून झील कहते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और आपने अगर द जॉब जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।